गुड इवनिंग। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम महमूद गजनबी है। महमूद गजनबी वही है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। जनता देख रही थी, कुछ करने नहीं आई। बहुत बड़ी संख्या में जनता बैठी हुई थी, चाहती तो इसको भगा देती, कुछ नहीं करेगी। हम धीरे धीरे जानेंगे। महमूद गजनबी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्योंकि ये आदमी सिर्फ अपने आक्रमण के कारण नहीं पहचाना जा रहा है। इसके जो दरबारी हैं वो बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, इसलिए हमारे लिए इसके दरबारी, इसकी उपाधियां है ना, इसके आक्रमण सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम इस टॉपिक को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में तो हम महमूद गजनबी के बारे में जान लेंगे कि कहाँ से आया था ये इसकी उपाधियां क्या क्या थी, और तीसरी चीज इसके दरबारी कौन कौन थे। और फिर इसके बाद के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनबी ने कैसे भारत को लूटा और उस पर आक्रमण करा। चलिए शुरू करते हैं। महमूद गजनबी, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लो कि इसका मूल क्या था, ये कहाँ के लोग थे और क्या करते थे। तो ये जो गजनी जो लोग हैं ना, ये जो गजनबी लोग हैं, ये लोग पहरेदार हुआ करते थे। मतलब जैसे राजा हुआ, राजा के जो पहरेदार रहते हैं, तो इनका जो काम था, मतलब इनके पारिवारिक जो गजनबी के लोग थे, उन लोगों को स्पेशली इस नौकरी के लिए रखते थे कि ये लोग पहरेदारी बहुत अच्छी करते थे। तो ये महमूद गजनबी के जो पूर्वज थे, इसके पूर्वज पहरेदारी का काम किया करते थे। पहरेदारी का काम करते थे बहुत बहुत आगे तक के पूर्वज हैं, अभी के नहीं, बहुत आगे तक के पूर्वज। बाद में इसके जो पूर्वज रहेंगे वो शासन करने लगेंगे। तो इसके जो पुराने, मतलब ये जो गजनबी के लोग थे वो क्या करते थे, पहरेदारी करते थे। इसके बाद में वंश, इसका वंश क्या है, वंश। तो गजनबी में दो वंश हैं, इनके दो वंश हैं। पहला जो वंश है उस वंश का नाम है गजनी वंश। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, गजनी वंश। आपको नाम से ऐसा लगेगा कि महमूद गजनबी गजनी वंश में आता होगा, तो वहीं आप गलत कर दोगे और आपके नंबर कट जाएंगे। ये जो एक गजनी वंश है, दूसरा यामिनी वंश है, यामिनी। तो महमूद गजनबी गजनी वंश में नहीं आता है, महमूद गजनबी यामिनी वंश में आएगा। गजनी वंश में जो शासक आ रहे हैं उनके नाम है, देखते हैं अपन। पहला शासक है अलप्तगिन। इस्माक। तीसरा सुबुक्तगिन। और चौथा है पिरई। अलप्तगिन, इस्माक, बलक्तगिन है, सॉरी, वो पिरई, बलक्तगिन और पिरई। सुबुक्तगिन तो यामिनी वंश का संस्थापक बनेगा। आपने आपके जीवन में शायद ये नाम पहली बार सुना होगा। ये नाम नहीं पूछे जाते हैं, असल में इसका क्रम पूछा जाता है कि किस क्रम में आया था। जैसे जब मैं आपको यामिनी वंश बताऊंगा तो यामिनी वंश में पहला शासक है सुबुक्तगिन, और दूसरा है महमूद गजनबी। ये दो शासक हैं। अब आपसे कंपटीशन में से पूछ लेगा कि अलप्तगिन दे दिया, बलक्तगिन दे दिया, सुबुक्तगिन दे दिया और महमूद गजनबी दे दिया। अब आपको बताना पड़ेगा उसमें कि यार आखिर में इसका क्रम क्या क्या है, ये किस क्रम में आए हुए हैं, राइट। तो आपको इसका क्रम जानना है, ये नहीं जानना है कि किस सन में आया तो इन्होंने क्या क्या करा। आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए महमूद गजनबी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि वो यामिनी वंश को बिलोंग करता है, इसलिए आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि महमूद गजनबी यामिनी वंश को बिलोंग करता है, और उसके पहले के शासक का नाम सुबुक्तगिन है। गजनी वंश के शासन की जो स्थापना करी थी वंश की, वो अलप्तगिन ने करी थी। यामिनी वंश की स्थापना सुबुक्तगिन ने करी थी। सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को जानने की है। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसकी उपाधियां देख लीजिए।
इसकी उपाधियां क्या क्या है? आप लोगों के लिए उपाधि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधियां कई बार पूछी जाती है। मैं आप लोगों को एक एक उपाधि का मतलब बताऊंगा कि आखिर में इस उपाधि का मतलब क्या होता है और उसके पूछने का कारण क्या है। तो महमूद गजनबी की उपाधि, उपाधि क्या है? तो इसकी जो पहली उपाधि है वो है सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम। और ये आप लोगों की कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से मोस्ट आईएमपी उपाधि है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सुल्तान आजम की उपाधि तो कईयों से सुनी है हमने। ये कईयों वाली उपाधि नहीं है, क्योंकि ये पहला तुर्क शासक है, प्रथम तुर्क, जिसे सुल्तान आजम की उपाधि मिल रही है। मतलब सुल्तान की उपाधि मिल रही है, की उपाधि प्रथम तुर्क है जिसको सुल्तान की उपाधि मिल रही है। इसके पहले सिर्फ अरबों को मिलती थी सुल्तान की उपाधि, क्योंकि सुल्तान की उपाधि जो देने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो सुल्तान की उपाधि आप खुद से नहीं ले सकते हो। सुल्तान की उपाधि आपको सिर्फ और सिर्फ खलीफा देगा। खलीफा अरब थे तो सिर्फ और अरबों को दिया करते थे। पर जो महमूद गजनबी है वो एक शासक था, सर्फ बिन अहमद, सिस्तान का शासक, सिस्तान के शासक सर्फ बिन अहमद, सर्फ बिन अहमद को हरा के प्राप्त करी, को हराकर। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। सोचिए ना आप, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला ऐसा कौन सा शासक है, पहला शासक जिसको सुल्तान की उपाधि मिल रही है। जो सुल्तान सुल्तान शब्द सुनते हैं वो पहला तुर्क शासक है जिसको सुल्तान की उपाधि मिल रही है। इसलिए अपने लिए ये उपाधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता जाऊंगा। और दूसरी दूसरी जो इसकी उपाधि है वो है बुत शिकन। बुत शिकन, इसी को एक और बोलते हैं मूर्ति भंजक। मैं आप लोगों को जब कहानी बताऊंगा कि कैसे ये सोमनाथ पे आक्रमण करेगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी कि ये मूर्ति भंजक की उपाधि क्यों धारण कर रहा है। सोमनाथ में जो वहां का मुख्य पुजारी रहेगा वो तैयार हो जाएगा कि ठीक है आप पैसा ले जाओ, पर जो शिवलिंग है उसको छोड़ दो। ये शिवलिंग को नहीं छोड़ेगा, ये शिवलिंग को तहस नहस कर देगा, उसको तोड़ देगा और ये बताएगा कि यार मेरे इस्लाम में अगर मैंने मूर्ति नहीं तोड़ी तो मेरे ऊपर जिंदगी भर का कलंक लग जाएगा, इसलिए मूर्ति तो तोड़ूंगा मैं। ऐसे व्यक्ति की उपाधि तो बनती है बुत शिकन। इसके अलावा एक सोमनाथ, एक ज्वाला माता का मंदिर है। ज्वाला माता का मंदिर तोड़ा इसने, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। और इसके अलावा मथुरा, जब ये मथुरा ज्वाला माता का मंदिर और सोमनाथ का मंदिर तोड़ रहा है तो सीधी सी बात है इसने कितनी मूर्तियां तोड़ी होगी। तो इसी कारण इसकी क्या उपाधि है? बुत शिकन उपाधि है इसकी। और उपाधियां देखते हैं इसकी। इसकी एक और उपाधि है गाजी। गाजी की जो उपाधि है वो मुस्लिम शासक या सेनानी लिया करते थे कि हमने इतने गैर मुसलमानों को मारा है, हम इतने गैर मुसलमानों के साथ में लड़े हैं। समझ सकते हैं? मतलब जो गैर मुसलमानों के साथ में लड़े वो गाजी की उपाधि लेता था। ये भारत में आके आक्रमण कर रहा, भारत में कोई मुसलमान उस समय शासक था नहीं, तो जब ये गैर मुसलमानों के साथ में हिंदुओं के साथ में लड़ रहा है तो ये गाजी की उपाधि ले रहा है, क्योंकि गैर मुसलमानों के साथ में लड़ के मुंह के साथ युद्ध करके उपाधि ली है। करके काय की उपाधि ली है तो ये गाजी की उपाधि ले रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसकी अगली जो उपाधि है, इसकी जो चौथी उपाधि है वो उपाधि है यामीन उद दौला और यामीन उद मिल्लाह। उद दौला और पांचवी यामीन उद मिल्लाह।
ये जो दोनों उपाधियां हैं ये खुद से नहीं ले रहा है, ये जो दोनों उपाधियां हैं वो इसको जो खलीफा है वो दे रहा है। जैसे ये जो उपाधि दी थी ना सुल्तान की, वो भी खलीफा ने दी थी। वैसे यामीन उद दौला, यामीन उद मिल्लाह की उपाधि भी कौन दे रहा है? खलीफा दे रहा है। और इनका जो मतलब होता है, यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का रक्षक, का रक्षक। और यामीन उद मिल्लाह का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना भाग, साम्राज्य का दाहिना हाथ। मतलब सोच रहे हैं, बोलते हैं ना कि ये मेरा राइट हैंड है। किसी दोस्त को बोला होगा कभी, या किसी अपने को बोला होगा कि यार ये मेरा राइट हैंड है। नेता लोग भी बहुत सी परिचय करवाने के लिए बोलते हैं ना यार ये तो मेरा राइट हैंड है। ये बस वैसा ही है। इसको जो खलीफा है वो बोल रहा है कि ये जो है महमूद गजनबी, ये मेरा राइट हैंड है। तो ये इसकी कुछ उपाधियां थी और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसकी एक और उपाधि है इस्लाम का नायक। मतलब सोचो ना यार, जो गैर मुस्लिम देश पे 17 बार आक्रमण कर रहा है, इतने इंपॉर्टेंट मंदिर को तोड़ रहा है, और इस्लाम में ऐसी परंपरा थी कि गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाना है, पूरी धरती पे सिर्फ दारुल हर्ब रहे, सॉरी दारुल इस्लाम रहे, दारुल हर्ब ना रहे, मतलब पूरे धरती पे इस्लाम का शासन रहे, उसी के लिए काम कर रहा है। तो इसको इस्लाम का नायक बोलते हैं, इस्लाम का नायक। इसकी एक और उपाधि है। उपाधियां शायद आप लोगों को समझ में आ गई। सुल्तान आजम, बुत शिकन या मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने के कारण। गाजी मतलब गैर मुसलमानों से लड़ा था। यामीन उद दौला, यामीन उद मिल्लाह खलीफा ने दी है, जिसका मतलब साम्राज्य का रक्षक या साम्राज्य का दाहिना हाथ। इस्लाम का नायक मतलब इस्लाम का हीरो है ये। आज भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, आप लोगों ने मानते भी हैं। इसने भारत पे आक्रमण करा, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे भी इसने आक्रमण करा था। वहां की औरतों की इज्जतें लूटी होगी, वहां के बुजुर्गों को मारा होगा, पर यही पाकिस्तान के लोग आज इसको हीरो मानते हैं। मतलब जिसने उनकी मतलब पूर्वज महिलाओं की इज्जत के साथ खेला, वो इनके लिए आज हीरो है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम हीरो है, जबकि वहां का शासक तो दाहिर था। बुद्धि का फर्क है, इसीलिए बोलता हूँ इतिहास पढ़ा करो। उन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए उनकी ऐसी हालतें हैं कि वो अपना इतिहास भूल गए। उनको पता नहीं है कौन अपना है ना कौन पराया है। इसीलिए वो अपनी मिसाइलों का नाम गजनी, गाजी और क्या बोलते हैं कासिम, ऐसे नाम रखते हैं। गोरी मिसाइल का नाम है उनका। उनको ये नहीं पता बाहरी आदमी था। उनके लोगों को तो मारा था उसने, उनकी महिलाओं की इज्जतें लूटी थी, उनके बच्चों को मारा था। ठीक है, बुद्धि की बात है। अब हम इसके जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसके दरबारियों को पढ़ेंगे। दरबारी महमूद गजनबी के दरबारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। उनकी बुक्स जो, अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी और नेट नहीं भी पढ़ रहे हो तो उसके जो दरबारी हैं उनके बुक्स के नाम आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे गौर फरमाना, ध्यान देना। इसका जो पहला दरबारी है उसका नाम है फिरदौसी। इसकी बहुत अच्छी कहानी है। फिरदौसी की बुक का नाम है शाहनामा। इसने जो बुक लिखी है उसका नाम है शाहनामा। शाहनामा, इसकी बुक का नाम है शाहनामा। होता क्या है कि जो फिरदौसी है महमूद गजनबी का दरबारी है। तो महमूद गजनबी एक दिन इसको बुलाता है और बोलता है कि यार मेरा इतिहास लिखो अच्छा खासा, मेरे को अच्छा लगेगा। मतलब कौन नहीं चाहता कि उनका इतिहास लिखा जाए, तुम लोग भी कभी लिखना मेरा इतिहास। खैर, तो फिरदौसी को जब महमूद गजनबी बोलता है, फिरदौसी तैयार हो जाता है कि हाँ चलो लिख दूंगा। तो महमूद गजनबी बोलता है कि ऐसे ही नहीं लिखवाऊंगा मैं तेरे से, मैं तेरे को 60,000 मुद्राएं दूंगा। और उस समय मुद्राओं का सीधा सीधा मतलब होता था कि 60,000 सोने के सिक्के मिलने वाले थे इसको। पर उसने सीधे सोने के सिक्के नहीं बोला था, उसने मुद्रा बोला था। और एक अंडरस्टैंडिंग थी सबके बीच में कि मुद्राओं का मतलब सोने के सिक्के होता है। फिरदौसी ने कई साल लगाए
और एक बुक लिखी जिसका नाम था शाहनामा। महमूद गजनवी ने उस बुक को पढ़ा, बड़ा खुश हुआ कि यार इतनी सुंदर बुक लिखी यार तुमने। इस बुक के बाद में कई लोग इसकी नकल करके लिखवाएंगे आगे जाके इतिहास में, बहमन नामा है ना, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लोगों के लिए बुक्स लिखवाएंगे। पर जब इसने महमूद गजनवी को गिफ्ट करी, महमूद गजनवी बड़ा खुश हुआ, बोले कि यार क्या बुक लिखी है, मजा आ गया पढ़ के, बहुत तारीफें करी महमूद गजनवी की। फिर बात आई पैसे देने की, तो जब महमूद गजनवी इसके लिए 60,000 स्वर्णिम मुद्राएं मंगवा रहा था, तब महमूद गजनवी का एक दरबारी था, बहुत चालाक था, समझदार था। उसने महमूद गजनवी को याद दिलाया कि आपने क्या बोला था कि फिरदौसी को क्या दोगे, 60,000 मुद्राएं दोगे, आपने ये क्या बोला कि सोने के दोगे कि चांदी के दोगे। महमूद गजनवी का दिमाग लग गया, बोले कि यार बात तो सही बोल रहा है यार, तो फायदे की सौदा है यार ये तो। अगर मैं इसको सोने की जगह चांदी की मुद्रा दे दूं तो कितना पैसा बच जाएगा। तुम कुछ सोचो यार, एक जितना 1 किलो सोना आता है 90,000 रुपए में, उतना 10 ग्राम चांदी सोना आ रहा है बस। जितना 1 किलो चांदी आती है उतना सिर्फ 10 ग्राम सोना आता है एक ही रुपए में। मतलब जितनी इसकी कीमत है उतनी इसकी कीमत है, तो कितना अंतर आ जाएगा। तो जब फिरदौसी के साथ में ऐसी चोट होगी तो फिरदौसी को बहुत अखरेगी, बुरा लगेगा। तो फिरदौसी पैसे लेने से मना कर देगा, बोले कि ये चांदी की भी तू ही रख। और फिरदौसी महमूद गजनवी को बाद में बोलेगा कि ये तो नीच कुल का आदमी है। क्या है? नीच कुल का आदमी। महमूद गजनवी बहुत नीच कुल का आदमी, ऐसा काम करा इसने मेरे साथ में। महमूद गजनवी को बाद में एहसास होगा क्या ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, धोखा करा मैंने इसके साथ में। तो महमूद गजनवी फिरदौसी के घर जाएगा और जाके बोलेगा कि ये सोने के 60,000 सिक्के लेके आया हूं। पर जब उस गेट खोलते हैं उसके घर का, तो उसकी पत्नी निकलती है, बोलती है फिरदौसी तो मर चुका है और ये 60,000 सिक्के भी तू ही रख ले, अब नहीं चाहिए, और तू सच में नीच ही है। तो ऐसी कहानी थी इसकी, फिरदौसी की। आगे कुछ और हैं इसके इतिहासकार, एक का नाम है अबू नस्र उतवी। अबू नस्र उतवी, इसने 2 बुक्स लिखी है, वो आप लोगों के लिए सॉरी इंपॉर्टेंट है। ये दरबारी इतिहासकार है। कौन है? दरबारी इतिहासकार है इसका महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है। इसने 2 बुक लिखी है, किताब ए यामिनी, या इसी का एक और नाम है तारीख ए यामिनी। मतलब एक ही बुक है, नाम अलग अलग है। तारीख ए यामिनी। कभी आप लोगों से पूछ ले कि तारीख ए यामिनी या किताबुल यामिनी का लेखक कौन है, तो अबू नस्र उतवी। अगला जो है उसका नाम है अबुल फजल बेहाकी। अबुल फजल बेहाकी, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक इतिहासकार हुए लेनपुल ने इनको उपाधि दी है कि ये पूर्व का पेप्स है। मतलब पश्चिम में है हमारे यूरोप, और यूरोप के पूर्व में भारत है। तो इसने बोला कि ये भारत अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसका पेप्स है। पेप्स बहुत बड़ा रचनाकार हुआ यूरोप में, तो उसकी तुलना कर रहा है ये अबुल फजल बेहाकी से। तो क्या बोला है लेनपुल ने पूर्व का पेप्स बोला है। पेप्स कहा है। अब भारतीय लोगों को पेप्स बोलना तो आएगा नहीं, तो भारतीय लोगों ने उसी का नाम बदल के कर दिया पूर्वी श्री पेपी। पूर्वी श्री पेपी, मतलब इस उपाधि को क्या कर दिया, पूर्व के पेप्स की उपाधि को पूर्वी श्री पेपी।
और इसने जो बुक लिखी है उसका नाम है तारीख सुबुक्तगीन। इसने 2 बुक्स लिखी है, तारीख ए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन वही है जो महमूद गजनबी के पहले का शासक है, और दूसरा तारीख ए यामिनी, सॉरी तारीख ए महमूदी, महमूद गजनबी के ऊपर है तारीख ए महमूदी। ये 2 बुक्स लिखी है अबुल फजल बिहाकी ने। फिर एक और इतिहासकार है, माफ कीजिएगा, एक और इसका दरबारी है, अल बरूनी। अल बरूनी को तो हमको अलग से पढ़ना है। अल बरूनी नेट की एग्जाम, एमपीपीएससी और यूपीएससी की एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि 11वीं शताब्दी में इसने जैसा इतिहास बताया है भारत के बारे में शायद ही किसी ने बताया हो। इसके बारे में तो ऐसा बोलता है 11वीं शताब्दी के भारत के इतिहास का दर्पण है, मतलब आईना दिखा रखा है इसने भारत का, क्या कि भारत में क्या क्या होता था, कैसे कैसे शादियां होती थी, कैसे ब्राह्मण 4 शादी कर सकते थे, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र 1, मतलब शूद्र लोयल हुआ करते थे उस समय पे, ऐसा इसके हिसाब से, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। तो इस तरीके शादियों का नियम, अलग अलग चीजों का नियम बताया है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा इसको जब हम अलग से इसको पढ़ेंगे। इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद या तारीख ए हिंद, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, तारीख ए हिंद या किताबुल हिंद का एक ही मतलब है, उसका मतलब होता है भारत का इतिहास है, हिंद का इतिहास। अगला जो दरबारी है उसका नाम है सैयद सलार मसूद गाजी। ये भी गाजी है, मतलब ये इतिहासकार वगैरह तो कुछ है नहीं, ना ही कोई कवि वगैरह है। ये कौन है? ये सेना नायक है, सेनापति है, और इसकी मजार बहराइच में है। बहराइच में मजार है इसकी। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज भी इसके मजार पे मेला लगता है। ये विदेशी आक्रमणकारी था, भारत में आके लड़ा, इसने खूब कन्वर्जन करे हैं, खूब लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करा है, इसलिए इस्लाम के हीरो जैसा है, इसीलिए इसके पीछे गाजी लगा हुआ है। इसकी जो मजार है वो यूपी के बहराइच में है। हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आदमी है सैयद सलार मसूद गाजी, यहां पे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों माथा टेकने के लिए आया करते थे। फिरोज शाह तुगलक तो रेगुलर बेसिस पे माथा टेकने के लिए आया करता था। तो ये प्रश्न बना है, ये नेट का क्वेश्चन था कि ऐसी किसकी मजार है जहां पर फिरोज शाह तुगलक माथा टेकने के लिए आता था, या सैयद सलार मंसूद गाजी की दरगाह पे कौन सा शासक माथा टेकने के लिए रेगुलर बेसिस पे आया करता था? तो फिरोज शाह तुगलक। पहली बार माथा टेकने के लिए गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक। अंतर समझ गए होंगे आप। 2 लोग हैं, तिलक और सेवंद राय। दोनों हिंदू हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इसके दरबारियों में हिंदू क्या कर रहा है, तो ये सिर्फ हिंदू नहीं है, हिंदू सेनापति है। ये हिंदू सेनापति हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 हिंदू सेनापति महमूद गजनबी के दरबार में थे? तो तिलक और सेवंद राय थे। आप लोगों को सोचने की बात है कि यार हम कहीं ना कहीं इस चीज में जरूर पीछे रह गए कि हम लोग भेदभाव बहुत ज्यादा करता है। हमने लड़ने और मरने का काम सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय जाति पे छोड़ दिया था कि लड़ना मरना युद्ध करना ये सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों का काम है, बाकी पूरा समाज सिर्फ बैठे बैठे देखता रहता था। उसका खामियाजा हमने कई सालों तक भुगता है। आज भी आपसी फूट के कारण हम लोग भुगत रहे हैं। आप लोग कोई सा भी सोशल मीडिया उठा के देख लो, बस जाति के नाम पे आपस में ऐसे लड़ा करेंगे, देखते ही होंगे आप लोग।
इसमें बदलाव की जरूरत है, नहीं तो हमने इतिहास से फिर कुछ भी नहीं सीखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मुसलमान होते हुए, कट्टर होते हुए भी अपनी सेना में किसको रख रहा है, तिलक और सेवन राय नामक हिंदुओं को रख रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसका एक और दरबारी है उनसुरी। उनसुरी कवि था। एक दिन इसने कुछ अच्छा सुनाया होगा, तो महमूद गजनबी ने इसके मुंह में 3 बार जेवरात भर दिए थे खुशी खुशी में कि यार ये ले, ये ले, ये ले। और इसने, ऐसा लगता है मेरे को कि इसने उतना ही बड़ा मुंह भी फाड़ा होगा और ऐसा खोल लिया होगा मुंह को कि जितने ज्यादा जेवरात अंदर ले सकूं उतने ले लूंगा। राजाओं का तरीका होता है यार। 3 बार मुंह में जेवरात को भरा या रत्नों को भरा। राजाओं का तरीका है नाम देने का, मतलब जिस मुंह से तू बोल रहा है उस मुंह में ही जेवरात भर देता हूं, उस मुंह में ही रत्नों को भर देता हूं, खुश रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक है अहमद ख्वाजा। ख्वाजा अहमद ख्वाजा जो है वो इसका पीएम है, प्रधानमंत्री। जब महमूद गजनबी कहीं जाता है तो उसका सारा कामकाज कौन संभालता है, अहमद ख्वाजा संभालता है। फिर एक है तुसी। तुसी ये खुरासानी विद्वान है, मतलब खुरासानी, खुराफाती नहीं, खुरासानी। खुरासान एक जगह का नाम है, खुरासान, खुरासानी विद्वान। ये खुरासानी विद्वान है तुसी। फिर एक है फराबी। फराबी ये दार्शनिक है। दार्शनिक है। इसके अलावा एक और अस्यरी। अस्यरी, तो ये जो अस्यरी है वो इसका राज कवि है। महमूद गजनबी का राज कवि है। तो उनसुरी, तुसी, फराबी ये सब हो गए हैं, और तो कोई नहीं बचा है। ठीक है, ये इसके दरबारी हैं। हो सकता है कि आप लोगों को मेरे से पढ़ते में लगता होगा कई बार यार, जो स्क्रीन टच जो रहता है पूरा पैनल, उसमें पढ़ने में कितना मजा आता है, फोटो देखने में कितना मजा आता है। मैं आपकी बात बिल्कुल से सहमत हूं उस बात में कि बिल्कुल मजा आता है, पर यह मेरा वादा है कि इतने फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने कई बुक्स, कई सारी ऐसी कोचिंगें जो बहुत लाखों रुपए लेती है पढ़ाने के, उन सब के नोट्स का ये मिक्सचर है आप लोगों के सामने। इतने फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, भले आप किसी भी यूट्यूब के चैनल पे देख लेना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के नेट में यूपीएससी और एमपीपीएससी में बहुत काम के हैं, बहुत ज्यादा काम के हैं। आप लोगों की जो फैक्चुअल एग्जाम्स होती है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उसमें ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को अलग से बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और जब मैं इसे लिखाता हूं डायरेक्ट आपको नजर नहीं आता है, और एक एक करके लिखाता हूं। एक बार पैनल वाले में पढ़ना और एक बार ऐसे में पढ़ना, मजा उसमें ज्यादा आएगा पर याद इसमें ज्यादा रहेगा। इसी तरह जब मैं आप लोगों को युद्ध के बारे में बताऊंगा कि 17 आक्रमण कैसे हुए और उसका मैप बना के बताऊंगा, और एक सीधा आपके सामने मैप आ जाएगा, दोनों में कितना अंतर आएगा, दोनों में याद करने में कौन सा ज्यादा आसान रहता है वो आप लोगों को खुद पता चलेगा। मैंने कई बार तैयारी करी है तो मेरे को पता है कि जब हाथों से सामने वाला मैप बनाता है और हम भी जब उसकी नकल करके हाथों से मैप बनाते हैं तो हमको मैप याद रहता है, राइट। और जो बना बनाया दिखता है बस उसको आंखें इतना कैच नहीं कर पाती, वो दिखता बहुत सुंदर है पर इतना अच्छे से कैच नहीं होता है। तो नेक्स्ट में हम लोग महमूद गजनबी के आक्रमणों को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।